गुड गर्ल। कई पीढ़ियों के बाद माहेश्वरी खानदान में रवि और कंचन की सबसे छोटी संतान के रूप में बेटी का जन्म हुआ था। वे दोनों पूरे नहीं समा रहे थे क्योंकि रवि और कंचन की बहुत इच्छा थी कि वे भी कन्यादान करें, क्योंकि पिछले कई पीढ़ियों से उनका परिवार इस सुख से वंचित था। आज दो बेटों के जन्म के लगभग 7-8 सालों बाद फिर से उनके आंगन में किलकारियां गूंजी थी, और वह भी बिटिया की। बिटिया का नाम तान्या रखा गया। तान्या यानी जो परिवार को जोड़ कर रखे। अव्वल तो कई पीढ़ियों के बाद घर में बेटी का आगमन हुआ था। दूसरे, तान्या की बोली एवं व्यवहार में इतना मिठास एवं अपनापन घुला हुआ था कि वह घर के सभी सदस्यों को प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। सभी उसे हाथों हाथ उठाए रखते। यदि घर में कभी उसके दोनों बड़े भाई झूठ मूठ ही सही जरा सा भी उसे आंख भी दिखा दे या सताए, तो फिर पूछो मत। उसके दादा दादी और खासकर उसके प्यारे पापा रण क्षेत्र में तान्या के साथ तुरंत खड़े हो जाते। दोनों भाई उसकी चोटी खींचकर उसे प्यार से चिढ़ाते कि जब से तू आई है हमें तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। जिस प्रकार एक नवजात पक्षी अपने घोंसले में निडरता से चहचहाते रहता है, उसे यह तनिक भी भय नहीं होता कि उसकी कलरव को सुनकर कोई दुष्ट शिकारी पक्षी उन्हें अपना ग्रास बना लेगा। वह अपने माता पिता के सुरक्षित संसार में एक डाली से दूसरी डाली पर निश्चिंत होकर उड़ता और फुदकता रहता है। तान्या भी इसी तरह अपने नन्हे पंख फैलाए पूरे घर में ही नहीं, अड़ोस पड़ोस में भी तितली की तरह स्नेहिल मुस्कान बिखेरती उड़ती रहती थी। सबको सम्मान देना और हर एक जरूरतमंद की मदद करना उसका स्वभाव था। समय के पंखों पर सवार तान्या धीरे धीरे किशोर अवस्था के शिखर पर पहुंच गई, लेकिन उसका स्वभाव अभी भी वैसा ही था, बिल्कुल निश्चल, सहज और सरल। किसी अनजान से भी वह इतने प्यार से मिलती कि कुछ ही क्षणों में वह उनके दिलों में उतर जाती। भोली भाली तान्या को किसी भी व्यक्ति में कोई बुराई नहीं दिखाई देती थी। पूरे मोहल्ले में गुड गर्ल के नाम से मशहूर सब लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, और अपनी बिटियाओं को उसी की तरह गुड गर्ल बनाना चाहते थे। हालांकि तान्या की माँ कंचन जी काफी प्रगतिशील महिला थी, लेकिन थी तो वे भी अन्य माँओं की तरह एक आम माँ ही, जिनका हृदय अपने बच्चों के लिए सदा धड़कता रहता था। उन्हें पता था कि लड़कियों के लिए घर की चार दीवारी के बाहर की दुनिया घर की सुरक्षित वातावरण की दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। बड़ी हो रही तान्या के लिए वह अक्सर चिंतित हो उठती कि उसे भी इस निर्मम समाज, जिसमें स्त्री को दोयम दर्जे की नागरिकता प्राप्त है, बेईमानी और भेदभाव के मूल्यों का सामना करना पड़ेगा। एक दिन मौका निकालकर बड़ी होती तान्या को बड़े प्यार से समझाते हुए वे बोली, बेटा, यह समाज लड़की को सिर्फ गुड गर्ल के रूप में जरूर देखना चाहता है, लेकिन अक्सर मौका मिलने पर उन्हें गुड गर्ल में सिर्फ केवल एक लड़की ही दिखाई देती है, जो अनुचित को अनुचित जानते हुए भी उसका विरोध न करे और खुश रहने का मुखौटा ओढ़े रहे। यह समाज हम स्त्रियों से ऐसी ही अपेक्षा रखता है। तान्या बोल दी, ओह, इतने सारे अनरियलिस्टिक फीचर्स। तब कंचन जी फिर समझाती, हाँ, पर एक बात और, आज का समय पहले की तरह घर में बंद रहने का भी नहीं है। तुम्हें भी घर के बाहर अनेक जगह जाना पड़ेगा, लेकिन अपने आंख कान सदैव खुले रखना। तान्या आश्चर्य से बोली, मगर क्यों? बेटा, ये समाज लड़कियों को देवी की तरह पूछता तो है, पर मौका पाने पर हार मास की इन जीती जागती देवियों की भावनाओं और इच्छाओं अथवा अनिच्छाओं को कुचलने से तनिक भी गुरेज नहीं करता। समाज के इस निर्मम चेहरे से अनजान तान्या ने कंचन जी से पूछा, माँ, लेकिन ऐसा क्यों? मैं भी तो भैया जैसी ही हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, फिर मैं अलग कैसे हुई? बेटा, पुरुष के विपरीत स्त्री को एक ही जीवन चक्र में कई जीवन जीना पड़ता है। पहले माँ बाप की नीड रूपी घर में पूर्णतः लाड प्यार और सुरक्षित जीवन, और दूसरे घर के बाहर बेचती हुई हजारों नजरों वाले समाज के पावरफुल स्कैनर से गुजरने की चुभती हुई पीड़ा से रोज को दो चार होते हुए सीता की तरह अग्नि परीक्षा देने को विवश। बेटा, एक बात और, विवाह के बाद अक्सर यह स्कैनर एक नया स्वरूप धारण कर लेता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कुछ अलग ही होती है। लेकिन हम लड़कियों की एक साथ इतने जीवन क्यों जिए? बेटा, निश्चित तौर पर यह गलत है और हमें इसका पुरजोर विरोध जरूर करना चाहिए।
लेकिन स्त्री के प्रति यह समाज कभी भी सहज या सामान्य नहीं रहा है। या तो हमें रहस्य अथवा अविश्वास से देखा जाता है या श्रद्धा से, लेकिन प्रेम से कभी नहीं, क्योंकि हम स्त्रियों की जेंडर प्रॉपर्टी समाज को हमेशा से भयाक्रांत करती रही है। सभी को अपने लिए एक शीलवती, सच्चरित्र और समर्पित पत्नी चाहिए जो हर कीमत पर पति परायण बनी रहे, लेकिन दूसरे की पत्नी में अधिकांश लोगों को एक इंसान नहीं बल्कि एक वस्तु ही दिखाई पड़ती है। लेकिन माँ, यह तो ठीक बात नहीं है, ऐसा क्यों? बेटा, हम स्त्रियों के मामले में पुरुष हमेशा से इस गुमान में जीते आया है कि यदि कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ जरा सा भी हंस बोल ले तो कुछ न होते हुए भी वह इसे उसके प्रेम और शारीरिक समर्पण की सहमति मान लेता है। तो क्या मैं किसी के साथ हंस बोल भी नहीं सकती? नहीं बेटा, मेरे कहने का अभिप्राय बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो तुम्हें सिर्फ आगाह करना चाहती हूँ कि समाज के ठेकेदारों ने हमारे चारों ओर नियम कानूनों का एक अजीब से जाल फैला रखा है, जिसमें काजल का गहरा लेप लगा हुआ है। लेकिन हमें भी अपने आप को कभी कमजोर या कमतर नहीं आंकना चाहिए, जबकि उन्हें यह एहसास करा देना चाहिए कि हम न केवल इस जाल को काट फेंकने का सामर्थ्य रखते हैं, बल्कि हमारे इर्द गिर्द फैलाए गए इसी काजल को अपने व्यक्तित्व की खूबसूरती का माध्यम बना उसे आंखों में सजा लेना जानते हैं, ताकि हम सिर उठाकर खुले आकाश में उड़ सके और अपनी खुली आंखों से अपने सपने को पूरा होते देख सके। माँ, यह हुई ना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वाली बात। अपनी फूल सी बिटिया को सीने से लगाती हुई कंचन जी बोली, बेटा, मैं तुम्हें कतई डरा नहीं रही थी, बस समाज की सोच से तुम्हें परिचित करा रही थी, ताकि तुम परिस्थितियों का मुकाबला कर सको। तुम वही करना जो तुम्हारा दिल कहे। तुम्हारे मम्मी पापा सदैव तुम्हारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। समय अपनी गति से पंख लगाकर उड़ता रहा और देखते देखते एक दिन छोटी सी तान्या विवाह योग्य हो गई। संयोग से रवि और कंचन जी को उसके लिए सुयोग्य वर ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। एक पारिवारिक शादी समारोह में दिनकर का परिवार भी आया हुआ था। तान्या की निश्चल हंसी और मासूम व्यवहार पर मोहित होकर दिनकर उसे वहीं अपना दिल दे बैठा। शादी की रस्मों के दौरान जब भी कभी तान्या और दिनकर की नजरें आपस में एक दूसरे से मिलती तो तान्या दिनकर को अपनी ओर एकटक देखता हुआ पाती। उसकी आंखों में एक अबोले पवित्र प्रस्ताव की झलक दिखाई पड़ रही थी। उसने भी मन ही मन दिनकर को अपने दिल में जगह दे दिया। दिनकर की माँ को छोड़कर और किसी को इस रिश्ते से पर कोई आपत्ति नहीं थी। दरअसल दिनकर की माँ शांता जी अपने दूर के रिश्ते की एक लड़की को अपनी बहू बनाना चाहती थी, जो कनाडा में रह रही थी और पैसे से काफी संपन्न परिवार की थी। दूसरे, उन्हें तान्या का सबके साथ इतना खुलकर बातचीत करना पसंद नहीं था, लेकिन बेटे के प्यार के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा और कुछ ही समय के अंदर तान्या और दिनकर का विवाह के बंधन से बंध गए। सरल एवं बाल सुलभ व्यवहार वाली तान्या ससुराल में भी सबके साथ खूब जी खोलकर बातें करती, हंसती और सबको हंसाती रहती। पति दिनकर बहुत अच्छा इंसान था। उसने तान्या को कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह मायके में नहीं ससुराल में है। उसने तान्या को अपने ढंग से अपनी जिंदगी जीने को पूरी आजादी दी। दिनकर की माँ शांता जी कभी तान्या को टोकती तो वह उन्हें बड़े प्यार से समझाता, माँ, तुम अपने बहू पर भरोसा रखो, वह इस घर का मान सम्मान कभी कम नहीं होने देगी। वह एक परफेक्ट गुड गर्ल ही नहीं, एक परफेक्ट बहू भी है। लेकिन कुछ ही दिनों में तान्या को यह एहसास हो गया कि उसके ससुराल में दो लोगों का ही सिक्का चलता है, पहला उसकी सास और दूसरा उसके नंदोई राजीव का। दरअसल उसके नंदोई राजीव काफी अमीर थे। जब तान्या के ससुर का बिजनेस खराब चल रहा था तो राजीव ने रुपए पैसे से उनकी काफी मदद की थी। इसलिए राजीव के घर में दबदबा था और उसकी सास तो अपने दामाद को जरूरत से ज्यादा सिर आंखों पर बिठाए रखती थी। राजीव का ससुराल में अक्सर आना होता रहता था। अपनी निश्चल प्रकृति के कारण तान्या राजीव के घर आने पर उसका यथोचित स्वागत सत्कार करती। जीजा सहलज का रिश्ता होने के कारण उनसे खूब बातचीत भी करती थी। लेकिन धीरे धीरे तान्या ने महसूस किया कि राजीव जरूरत से ज्यादा उसके नजदीक आने की कोशिश कर रहा है। उसके सहज निश्चल व्यवहार को वह कुछ और ही समझ रहा है। पहले तो उसने संकेतों से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी बदतमीजियां मर्यादा की देरी पार करने लगी तो उसने एक दिन दिनकर को हिम्मत करके सब कुछ बता दिया। दिनकर यह सुनकर अपने आपे से बाहर हो गया। वह राजीव को उसी समय फोन करके खरी खोटी सुनाने वाला था, लेकिन तान्या ने उस समय रोक दिया। वह बोली,
दिनकर, यह उचित समय नहीं है। अभी हमारे पास अपनी बात को सही साबित करने का कोई प्रमाण भी नहीं है। माँ जी इसके एक सिरे से नकार कर मुझे झूठा बना देगी। तुम्हें मुझ पर विश्वास है, यही मेरे लिए बहुत है। मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगी। दिनकर गुस्से में मुठ्ठियां बींचकर तकिए पर अपना गुस्सा निकालते हुए बोला, मैं जीजा जी को छोड़ूंगा नहीं, उन्हें सबक सिखा कर रहूंगा। कुछ दिनों बाद राजीव फिर से उसके घर आया और उस रात वहीं रुक गया। संयोग से दिनकर को उसी दिन बिजनेस के काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। राजीव के घर में मौजूद होने की वजह से उसे तान्या को छोड़कर बाहर जाने का कतई मन नहीं था, लेकिन बिजनेस की मजबूरियों की वजह से उसे जाना ही पड़ा। पर जाते जाते वह तान्या से बोला, तुम अपना ध्यान रखना और कोई भी परेशानी वाली बात हो तो मुझे तुरंत बताना। आप निश्चिंत रहिए, आपका प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत है। रात को डिनर करने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। तान्या भी अपने कमरे का दरवाजा बंद कर बिस्तर पर चली गई। दिनकर के बिना खाली बिस्तर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। खासकर रात में उससे अलग रहना उसे बहुत खलता था। जब दिनकर सोते समय उसके बालों में उंगलियां फिराता तो उसकी दिन भर की सारी थकान छूमंतर हो जाती। उसकी यादों में खोई खोई कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अचानक उसके दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनाई पड़ी। पहले तो उसे लगा कि यह सब उसका वहम है, पर जब खटखट की आवाज कई बार उसके कानों में पड़ी तो उसे थोड़ा डर लगने लगा कि इतनी रात को उसके कमरे का दरवाजा कौन खटखटा सकता है। कहीं राजीव तो नहीं। फिर यह सोचकर कि हो सकता है कि माँ बाबूजी में से किसी की तबीयत खराब हो गई होगी, उसने दरवाजा खोल दिया तो देखा सामने राजीव खड़ा मुस्कुरा रहा है। अरे जीजा जी, आप इतनी रात को इस वक्त यहाँ, क्या बात है? तान्या, मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। कुदरतन स्त्री सुलभ गुणों के कारण राजीव का हाव भाव उसके दिल को कुछ गलत होने की चेतावनी दे रहा था। उसकी बातें उसे इस आधी रात के अंधेरे में एक अज्ञात भय का बोध भी करा रही थी, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की दी हुई वह सीख याद आ गई कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि पूरी ताकत से कठिन परिस्थितियों का पुरजोर मुकाबला करते हुए हौसले को कम नहीं होने देना चाहिए। उसने हिम्मत करके राजीव से पूछा, बताइए क्या बात है? तान्या, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। आई लव यू। आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। यह आप क्या अनाप शनाप बके जा रहे हैं? अपने कमरे में जाइए। तान्या, आज चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। इतने कहते हुए वह तान्या का हाथ पकड़कर उसे बेडरूम में अंदर ले जाने लगा कि तान्या ने एक जोरदार थप्पड़ राजीव के मुंह पर मारा और चिल्ला पड़ी, मिस्टर राजीव, आई एम अ गुड गर्ल बट नॉट अ म्यूट एंड डम्ब गर्ल। शर्म नहीं आती आपको ऐसी हरकत करते हुए? तान्या के इस चंडी रूप को कल्पना राजीव ने सपने में भी नहीं किया था। वह यह देखकर सहम उठा, पर स्थिति को संभालने की गरज से वह ढिठाई से बोला, बी कूल तान्या, मैं तो बस मजाक कर रहा था। जीजा जी, लड़कियां कोई मजाक की चीज नहीं होती है कि अपना टाइम पास करने के लिए उनसे मन बहला लिया। आपके लिए बेशक यह एक मजाक होगा, पर मेरे लिए यह इतनी छोटी बात नहीं है। मैं अभी माँ पापा को बुलाती हूँ। फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने अपने सास ससुर को आवाज लगाई, माँ पापा इधर आइए। रात में उसकी पुकार पूरे घर में गूंज पड़ी। उसकी चीख सुनकर उसके सास ससुर फौरन वहां आ गए। गहरी रात के समय अपने कमरे के दरवाजे पर डरी सहमी अपनी बहू तान्या और वहीं पास में नजरें चुराते अपने दामाद राजीव को देखकर वो दोनों बोचक्के रह गए। कुछ अनहोनी घटना की बात तो उन दोनों को समझ में आ रही थी, लेकिन वास्तव में हुआ क्या अभी भी पहेली बनी हुई थी। तभी राजीव बेशर्मी से बोला, माँ, तान्या ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। नहीं माँ, यह झूठ है। मैं तो अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक कुंडी खड़खड़ाने पर दरवाजा खोला तो जीजा जी सामने खड़े थे और मुझे बेडरूम में जबरन अंदर ले जा रहे थे। नहीं माँ, यह झूठी है। इसने ही अभी वह अपना वाक्य भी पूरा नहीं कर पाया था कि अक्सर खामोश रहने वाले तान्या के ससुर प्रवीण जी की आवाज गूंज उठी, राजीव, अब खामोश हो जाओ। तुमने क्या हम लोगों को मूर्ख समझ रखा है? माना हम तुम्हारे एहसानों के नीचे दबे हैं, लेकिन तुम्हारी नस नस से वाकिफ है। तुमने आज जैसी हरकत किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने मेरी बहू पर बुरी नजर डाली है और अब उल्टा उसी पर लांछन लगा रहे हो। इतना कहकर तान्या के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले,
बेटा, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी पुलिस को बुलाकर इसको जेल भिजवाता हूँ। अपने पिता समान ससुर का स्नेहशील स्पर्श पाकर तान्या उनसे लिपट कर रो पड़ी, जैसे उसके अपने बाबूजी उसे फिर से मिल गए हो। फिर थोड़ा संयत होकर बोली, पापा, आपका आशीर्वाद और विश्वास मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन पुलिस को मत बुलाइए। जीजा जी को सुधरने का एक मौका हमें देना चाहिए। और फिर दीदी और बच्चों के बारे में सोचिए, इनके जेल जाने पर उन्हें कितना बुरा लगेगा। दिनकर के पिता प्रवीण जी कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, बेटा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम तान्या कुछ सोच समझकर ही रखा होगा। ये तुम जैसी बेटियां ही है जो अपना मान सम्मान कायम रखते हुए भी परिवार को सदा जोड़े रखती है। जब तक तुम्हारी जैसी बहू बेटियां हमारे समाज में हैं, हमारी संस्कृति जीवित रहेगी। फिर अपनी पत्नी से बोले, शांता, देखिए, ऐसी होती है हमारी देश की गुड गर्ल, जो न अपना सम्मान खोए, न घर की बात को देरी से बाहर जाने दे। शांता जी के अंदर भी आज पहली बार तान्या के लिए कुछ गौरव महसूस हो रहा था। पति से मुखातिब होते हुए दामाद राजीव के विरुद्ध वे पहली बार बोली, आप ठीक कहते हैं, घर की इज्जत बहू बेटियों से ही होती है। पता नहीं एक स्त्री होने के बावजूद मेरी आंखें यह सब क्यों नहीं देख पाई। फिर तान्या बोली, बेटा, मुझे माफ कर दो। राजीव, तुम अब यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा पाई पाई चुका दूंगा, पर अपने घर की इज्जत पर कभी हल्की सी भी आंच नहीं आने दूंगा। तान्या हमारी बहू ही नहीं, हमारी बेटी भी है, और सबसे बढ़कर इस घर का सम्मान है। प्रवीण जी बोल पड़े। सास ससुर का स्नेहिल आशीर्वाद पाकर आज तान्या को उसका ससुराल उसे सचमुच अपना घर लग रहा था, बिल्कुल अपने, जिसके द्वार पर एक सुहानी बोर्ड मीठी दस्तक दे रही थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारी इस कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।